हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो गाउस का अनुप्रयोग था, नियम था, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं अपन गाउस के अनुप्रयोगों पर। टोटल मिलाकर हमारे पास गाउस के 6 अनुप्रयोग हैं, एक एक करके सारे हम डिस्कस करेंगे और इनमें से बोर्ड एग्जाम में चांसेस होते हैं कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला अनुप्रयोग, और वो है किसी अनंत लंबाई के समावेशित रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने भी सारे अनुप्रयोग हैं ये सारे एक जैसे ही हैं, हेडिंग है वो लगभग कॉमन सी होती है। फिर यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा पूछा है, कौन सा हमें करना है, तो कई बार हम दूसरा करके आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हर अनुप्रयोग की हेडिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी समावेशित रेखीय तार, अब एक हमें सीधा तार दे दिया, लंबाई कितनी है उसकी, अनंत है, तो वो अनंत लंबाई का एक तार है और समावेशित रेखीय तार है, और उसके कारण हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकालनी है। तो ऐसी स्थिति में अब यहां पर 2 चीजें हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे, एक तो दिशा ज्ञात करेंगे और दूसरा परिमाण है वो अपन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं दिशा से। विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो किधर होगी, देखो क्या दिया है, हमें दे दिया कि ये एक समावेशित, पहली बात तो लंबाई अनंत है, इसकी अनंत लंबाई का तार है। तो अनंत को दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा ऐसे इसको डॉटेड कर देता हूं। समावेशित है मतलब इसके ऊपर समान रूप से आवेश वितरित है, तो ये समान रूप से धनावेश, मान लो कि ये धनावेश इसके ऊपर समान रूप से वितरित है। और क्या कहा गया है, अपने को कहा गया है इस तार से r दूरी पर, तो तार से r दूरी पर यहां एक बिंदु दे दिया P, अपने को कहा गया है इस बिंदु P पर क्या निकालना, अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब परिमाण बाद में निकालेंगे, सबसे पहले दिशा देखें कि विद्युत क्षेत्र वो किस दिशा में होगा। अब दिशा देखने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या ये एक बिंदुवत आवेश है, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक तार के ऊपर है वो फैला हुआ है। अब आवेश तार के ऊपर फैला हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि ये कौन सा आवेश वितरण हो गया, रेखीय आवेश वितरण हो गया। अब ऐसी स्थिति में अपने को कहा गया बिंदु P पर बताओ कि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा। नॉर्मल सी बात है, अगर यहां तार रखा हुआ है, इस बिंदु और उस तार पर प्लस है, इस बिंदु पर अपने को कहा गया विद्युत क्षेत्र बताओ किधर होगा। अपने को साफ साफ पता है कि अगर इधर प्लस है तो उस प्लस के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इधर जाएंगी। लेकिन उसको तरीके से कैसे देखें अपन, तो तरीके से दिशा कैलकुलेट करने के लिए ये एक बिंदु P दे दिया, सबसे पहले इस बिंदु P से तार के ऊपर एक लंब डालेंगे। ये लंब कहाँ मिलता है, बिंदु O पर। बिंदु O से समान दूरियों पर, एक तो दूरी यहां इतनी ले ली और एक इतनी ही दूरी नीचे ले ली। समान दूरियों पर हम 2 छोटे छोटे रेखिक अल्पांश लेते हैं, DL लंबाई का, और एक ये जो टुकड़ा ले रहा हूं ये भी कितना है, DL लंबाई का। क्यों लिया, ताकि इनके आवेश को हम कैसा दिखा सकें, बिंदुवत दिखा सकें। ये जो DL लिया है इसमें मान लो DQ आवेश है, सेम ऐसे इस वाले DL में भी कितना आवेश है, DQ आवेश है। अब ऐसी स्थिति में सबसे पहले इसके कारण देखें, देखो इस DL के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अपने को देखनी है। तो DL पर कैसा आवेश हो गया, प्लस, यहां निकालने तो यहां भी क्या हो गया, प्लस, प्लस प्लस में क्या हो गया, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण में जिसके कारण निकालते हैं उससे दूर जाते हैं, P हमारा बीच में आना चाहिए, तो तीर का निशान हो गया इधर। अब अल्पांश के कारण है तो विद्युत क्षेत्र भी अल्पांश ही होगा, D नाम दे दिया। फिर मैं बात करूंगा इस वाले के कारण, इस पर भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, तो इसके कारण निकालेंगे तो इससे दूर जाएंगे, बिंदु P हमारा बीच में आना चाहिए, और यहाँ हो गया विद्युत क्षेत्र इस दिशा में। अब ये दोनों के कारण दिशा होगी, दोनों अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ऐसे ही इस पूरे तार को छोटे छोटे रेखिक अल्पांशों में विभाजित कर लेंगे, सबके कारण यहाँ दिशा देख लेंगे। एक बार मैं 2 का ही बता दूं। अब बीच का कोण ये वाला, ये कोण हमें नहीं पता है, और जब कोण नहीं पता होता है
तो आपको बताया हुआ है कि हम उसको घटकों में वियोजित कर लेंगे। मैंने मान लिया ये वाला कोण थीटा है, ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं, ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं, तो ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। ये डी है, ये थीटा है, बोलो क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा DE cos थीटा। इस D का ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा DE sin थीटा। सेम ऐसे ही एक D है यहाँ पे, तो इस D का क्षैतिज घटक फिर से DE cos थीटा, और इस D का ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा DE sin थीटा। घटकों में वियोजित करने के बाद अब हमारे पास 4 बच गए। कौन कौन से? D sin थीटा, D sin थीटा, D cos थीटा, D cos थीटा। चारों का परिणामी निकालना है, वही पिछले वाला तरीका। ये दोनों परिमाण में समान हैं, दिशा में विपरीत हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बच गए कौन से? केवल क्षैतिज घटक D cos थीटा, D cos थीटा। दोनों के बीच का कोण 0, तो दोनों के बीच का कोण 0 है, तो 0 डिग्री में परिणामी निकालने के लिए जोड़ते हैं, तो D cos थीटा भी इधर, दूसरा D cos थीटा भी इधर, तो इनका परिणामी भी इधर ही आएगा। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र जो या है उस विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर आएगी। इस तरीके से हम दिशा है वो ज्ञात कर लेते हैं। अब एग्जाम में है वो हमसे दिशा नहीं पूछता है, एग्जाम में हमसे विद्युत क्षेत्र का परिमाण पूछता है कि गॉस के नियम की सहायता से बताओ कि उस विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। तो परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे तो उसको अपन देखें। तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पे, तो मैं इसका अगला पॉइंट ले रहा हूं, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना, ये बी पॉइंट है हमारा, ये हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब थोड़ा सा डायग्राम है उसको देखें। क्या दिया गया था? हमें दिया गया था कि एक अनंत लंबाई का समावेशित रेखीय तार है। तो ये एक अनंत लंबाई का समावेशित रेखीय तार, कैसा आवेश है इसके ऊपर? प्लस, धनावेश एक समान रूप से वितरित है। हमें कहा गया है इस तार से r दूरी पर यहां बताओ विद्युत क्षेत्र कितना होगा। और क्या दिया है? अब आवेश तो दे नहीं सकता क्योंकि तार की लंबाई अनंत है, तो अनंत लंबाई पर कितना आवेश है वो अपने को नहीं दिया जाएगा, तो फिर हमें क्या देगा? हमें देगा लैम्डा। लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व है। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो हमें इस तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है वो दिया जाएगा। अब देखें यहाँ पे अपने को कहा गया तार से r दूरी पर बताओ विद्युत क्षेत्र कितना होगा, और उस तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। यहां हमें लगाना है गॉस का नियम। अब गॉस का नियम लगाने के लिए क्या था? देखो, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ, एक वर्ड आया बंद काल्पनिक पृष्ठ। हम गॉस का नियम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास कोई बंद पृष्ठ होता है। अब यहां बंद पृष्ठ हमें मानना पड़ेगा और ये फिक्स्ड है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, तार की आकृति कैसी है? बेलनाकार, तो उसके चारों ओर हम बंद पृष्ठ भी कैसे मानेंगे? बेलनाकार ही मानेंगे। तो पहली चीज तो उस तार का मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, वैसे तो अनंत लंबाई का है, तो अनंत लंबाई का है तो एक तार का छोटा सा टुकड़ा ले लिया PQ। इस तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र में निकालना ही है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? इस तार के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या और कैपिटल S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक बंद बेलनाकार पृष्ठ है वो मानते हैं कि ये जो बेलन हम मान रहे हैं ये बेलन ऐसे है, और तार कहाँ है हमारा? तार उस बेलन के बीचों बीच गुजर रहा है। ये वाला जो तार PQ है ये उस बेलन के बिल्कुल बीचों बीच से जा रहा है। अब इस बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई? स्मॉल r हो गई, तो बेलन की त्रिज्या हो गई स्मॉल r। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अच्छा कोई भी जो बेलनाकार पृष्ठ होता है उसमें टोटल मिलाकर 3 बंद पृष्ठ होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं। जैसे मान लीजिए ये एक बेलनाकार पृष्ठ है, यही है वो मान लो। अब इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कि ये वाला जो क्षेत्रफल है ये कितना दे दिया अपने को? S दे दिया। बेलन का क्षेत्रफल ये S है, तो पीछे वाला भी कितना होगा? S होगा। अच्छा, इसकी त्रिज्या कितनी दे दी बेलन की? वो है R। तार इसके बिल्कुल बीचों बीच से जा रहा है, ऐसे जा रहा है इधर से, और इस बेलन की त्रिज्या R है। हमें कहाँ निकालना है? हमें कहा गया कि इस जगह बताओ, अगर तार इस बेलन के बीचों बीच जा रहा है तो इस जगह बताओ कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो इस पॉइंट की उस तार से कितनी दूरी हो गई? r दूरी होगी। कह रहा है इस बेलन के कहीं भी पृष्ठ पर बताओ विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो मान लो मैं यहां निकाल रहा हूं,
इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण है वो अपने को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब यहां पर और क्या दे दिया, मैंने मान लिया ये जो PQ है, ये जो तार है जो उस बेलन के बीचों बीच से गुजर रहा है, इस तार की लंबाई मैं ले लेता हूं L। तो इसका मतलब हमारा जो बेलन है उसकी लंबाई भी कितनी हो गई, L हो गई। उसकी त्रिज्या कितनी है हमारे लिए, R हो गई। दूसरी चीज, तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना दे दिया, लैम्डा। और मैं मान लेता हूं कि इस बेलन के अंदर अंदर जो तार है यहां से लेके यहां तक, उस तार पर जो आवेश उपस्थित है वो कितना हो गया, Q हो गया। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व है। तो मैं रेखीय आवेश घनत्व से शुरुआत करता हूं। तो रेखीय आवेश घनत्व, अब रेखीय आवेश घनत्व क्या फॉर्मूला है, लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल्स टू Q अपॉन L, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, आपको पहले बता दिया। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1, या इसको छोड़ दें, आवेश निकाल ले पहले। अब Q क्या हो गया, इस बेलन में कितना आवेश है वो Q, और L क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक की लंबाई। इसका मतलब बेलनाकार पृष्ठ में, बेलनाकार पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, तो बेलनाकार पृष्ठ में परिबद्ध आवेश वो कितना हो जाएगा। अगर लैम्डा बराबर Q बाई L है तो यहां से Q इज इक्वल्स टू कितना आ गया, लैम्डा इंटू L आ गया। कि ये जो हम पृष्ठ ले रहे हैं इसमें यहां से लेके यहां तक की जो L लंबाई है उसमें कितना आवेश है, Q। तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, तो फिर यहां से Q इज इक्वल्स टू कितना आ गया, लैम्डा इंटू L। एक विद्युत फ्लक्स की परिभाषा ले लें कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं हम, फाई इज इक्वल्स टू समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। समीकरण नंबर 2, एक गाउस का नियम ले लूं कि गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, और गाउस के नियम से क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 3, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, दोनों को बराबर कर दें। तो जैसे ही दोनों को बराबर करेंगे तो समीकरण 2 व समीकरण 3 से, इन दोनों समीकरणों से दोनों की RHS को बराबर करेंगे तो समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू हो गया समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चलते हैं ds पर। ds क्या बताया था आपको मैंने, ds एक अल्पांश क्षेत्रफल बताया था। अब भाई गाउसियन, ये जो हम बंद बेलनाकार पृष्ठ मानते हैं इसको गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। गाउसियन पृष्ठ है वो कैसा है हमारे लिए, बेलनाकार है। अब इस बेलन में कुल कितने बंद पृष्ठ हैं, तो बेलन में 3 बंद पृष्ठ होते हैं। कौन कौन से, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक इस बेलन का ये जो बाहर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल है एक ही हो गया। तो टोटल मिलाकर हमारे पास 3 बंद पृष्ठ हैं। तीनों बंद पृष्ठों पर मैं 3 छोटे छोटे अल्पांश लेता हूं। ds अल्पांश ही तो है, तो एक अल्पांश तो मैंने यहां ले लिया छोटा सा ds1, एक टुकड़ा मैंने यहां ले लिया छोटा सा ds2, और एक मैंने इसके ऊपर ले लिया ds3। अब देखो ये जो मैंने ds1 टुकड़ा लिया है, इस टुकड़े की दिशा किधर होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर। एक छोटा सा टुकड़ा जो यहां ले रहा हूं, यहां इसकी दिशा किधर होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर। एक जो टुकड़ा मैं नीचे ले रहा हूं, यहां इसकी दिशा किधर होगी, तल के लंबवत नीचे की ओर। यही चीज डायग्राम में देखें, देखो यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा तो मैं यहां ले रहा हूं, ds1 है, तो एक टुकड़ा तो ये हो गया ds1। इस ds1 की दिशा किधर हो गई, तल के लंबवत बाहर की ओर। एक छोटा सा टुकड़ा मैं यहां ले रहा हूं, ये है ds2, इसकी दिशा हो गई तल के लंबवत नीचे की ओर। एक पृष्ठ के ऊपर कहीं भी ले लिया, चलो यहीं ले लेता हूं। एक तीसरा टुकड़ा यहां ले लिया ds3, और इस ds3 की दिशा हो गई तल के लंबवत बाहर की ओर, सॉरी ds3। तो 3 टुकड़े लिए हैं, तो तीनों की दिशा है वो हमने देख ली। फिर बात करें विद्युत क्षेत्र की, तो ये जो ds1 यहां ले रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाली। अगर तार हमारा इधर से गुजर रहा है तो इस तार के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, E वेक्टर। सेम तार इधर से जा रहा है तो इस तार के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, E वेक्टर। भाई तार इधर से जा रहा है तो इधर के हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। तार इधर से जा रहा है, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र होगा इस दिशा में।
तो ई वेक्टर हो गया इस दिशा में। तो टोटल जो हमने गाउसियन पृष्ठ माना, उस गाउसियन पृष्ठ में हमारे पास क्या था, कितने बंद पृष्ठ थे, 3। वहां पर 3 हमने अल्पांश लिए, ds1 ds2 ds3, तीनों की दिशा देख ली। तो अब यहां उस गाउसियन पृष्ठ को हम 3 भागों में वियोजित कर लेंगे। क्या लिखेंगे, गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में बांटने पर, 3 भागों में बांटने पर, तो 3 भागों में यदि मैं उसको तोड़ता हूं तो इसको 3 टुकड़े कर दो इसके, तो समाकलन ई वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस समाकलन ई वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर प्लस समाकलन ई वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर, ये बराबर है समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। डॉट हटा देंगे तीनों का, तो ई ds1 cos थीटा प्लस समाकलन ई ds2 cos थीटा प्लस समाकलन ई ds3 cos थीटा बराबर होगा समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब बात कर लेते हैं थीटा की। ये जो पहले वाला थीटा आ रहा है, तो ये थीटा किस किस के बीच का कोण हो गया, E और ds1 के बीच का कोण। देखो एक बार डायग्राम में, E कहाँ है अपना, इस दिशा में, और ds1 किधर है, इस दिशा में। तो E और ds1 दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 90। सेम E और ds2 दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 90। E और ds3 यहां देखो दोनों एक ही दिशा में हैं, तो यहां दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो इस वाले के लिए तो थीटा का मान कितना हो गया, इस वाले के लिए 90 डिग्री, इसके लिए थीटा का मान 90 डिग्री, इसके लिए थीटा का मान हो गया 0 डिग्री। ये चीज लिख देंगे यहां पे कि किस तरीके से ds1 पृष्ठ के लिए, ds1 पृष्ठ के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री, cos 90 का मान कितना होता है, 0। सेम ऐसे ही ds2 पृष्ठ के लिए थीटा का मान 90 डिग्री, cos 90 का मान 0। ds3 पृष्ठ के लिए थीटा का मान 0, cos 0 का मान 1। इस तरीके से रख दिया तीनों के लिए। अब चलते हैं इसके बाद, एक बार यहां देखो, यहां थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, cos 90 का मान 0 हो गया, मतलब ये पद खत्म। इसके लिए भी cos 90 का मान 0 हो गया, मतलब ये वाला पद भी खत्म। cos थीटा की वैल्यू 1 हो गई इसके लिए, तो केवल इसकी जगह तो 1 आएगा। LHS में हमारे पास बचा केवल समाकलन ई ds3, तो LHS में बच गया समाकलन ई ds3, और ये बराबर है समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या चाहिए, ई तो निकालना है। अच्छा, समेशन q की भी बात कर लें। पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश, तो वो जो बेलन हमारा है, उस बेलन के अंदर से जो तार जा रहा है, उस तार पर कितना आवेश माना हमने, q। तो समेशन q की जगह क्या आ गया हमारे पास, q। E हमें निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समाकलन ds3 इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चलते हैं समाकलन ds3 पर। ds3 कौन सा टुकड़ा है, ये ds1 था, ये ds2 है, ds3 है हमारा ये वाला टुकड़ा। अब देखो ये ds3 है, समाकलन ds3 का मतलब इस पूरे पृष्ठ को हम छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करेंगे, फिर सारे छोटे छोटे ds3 को जोड़ेंगे, क्या मिल जाएगा, इस पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये जो बाहर वाला पृष्ठ बच रहा है, ये पूरे बाहर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अच्छा, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πr(h) होता है, तो यहां समाकलन ds3, भाई ds3 क्या है, ds3 एक ही तो टुकड़ा है, समाकलन कर रहे हैं मतलब सारे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्या है, 2πr(h), h की जगह लंबाई कितनी मानी थी अपने बेलन की, l, तो ये हो गया 2πrl। यहां लिख देंगे ये बंद पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो E समाकलन ds3 की जगह आ गया 2πrl बराबर है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की। q का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो समीकरण 1 से q का मान रखेंगे, क्या था, q इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू l, ये मान q की जगह रख दो, तो E 2πrl, q की जगह रख दिया लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। l से एक l कैंसिल, E निकालना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r।
ये किसी अनंत लंबाई के समावेशित रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब थोड़ा सा अगर मैं इसको और चेंज करना चाहूँ, K का मान कितना होता है बच्चों? K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, अपने पास क्या रहा है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 मिसिंग है। तो क्या कर दें, इसको 2 से गुणा करवा दो, नीचे ले लें, इज इक्वल्स टू अंश और हर में मैं 2 से गुणा करवा दूं, तो नीचे 2 से करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया K, इसकी जगह रख देंगे K, तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2K लैम्डा अपॉन। ये फॉर्मूला है, ये हमारा पहला अनुप्रयोग है। अच्छा ग्राफ बनाएं किस किस के बीच में, कैपिटल E तथा स्मॉल r में वक्र, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाएं। अब देखो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, K 9 गुणा 10 की घात 9 कांस्टेंट है, लैम्डा तार का रेखीय आवेश घनत्व है वो भी चेंज नहीं हो रहा कि एकांक लंबाई में कितना आवेश है वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया E व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसके, R के। जैसे जैसे R बढ़ाओगे वैसे वैसे E का मान घटेगा, तो घटेगा तो R और E के बीच ग्राफ ये व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ और E व्युत्क्रमानुपाती हो गया R के। ये पहला अनुप्रयोग है, इस तरीके से अपने को करना है। फिर बात करें अपन न्यूमेरिकल की, तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल वगैरह वो नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।